हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है आपका BANS 184 का है। यूनिट 1 है, ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 1 में यूनिट ये 3 है। 1 एंड 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आइए, आज यूनिट जो है 3 को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य और पर्यावरण का गहरा संबंध होता है। हमारा स्वास्थ्य तभी हेल्दी होगा जब हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो होता है ना घंटी जैसे, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी जो भी वीडियो डालूंगी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इग्नो गाइडेंस ने वीडियो डाला है। ओके, चलिए। तो आज पर्यावरणीय स्वास्थ्य में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, क्योंकि पर्यावरण ही आपका है। लेकिन फिर भी चलते हैं, देख लेते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की क्या समझ है, यानी कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ में मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रभाव के कारकों के क्या प्रभाव है, और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पर वायु के जैविक, यानी पानी के जैविक और वायु के जैविक जो भौतिक कारक होते हैं, उनके प्रभाव क्या क्या है, इन पर हम देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। जनसंख्या स्वास्थ्य का पारिस्थितिक मॉडल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है किसी के द्वारा दिया गया हो ये पारिस्थितिक मॉडल। तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। इकोसिस्टम मॉडल जो है, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, परिचय यहाँ पे है। परिचय जनरली सभी में रहता है। ठीक है, पर्यावरण क्या है, परि प्लस आवरण, चारों तरफ का एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से, एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ, चाहे वो मकान हो, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, जो भी हो, ठीक है ना, वो पर्यावरण कहलाता है। और ये हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डालता है पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण और स्वास्थ्य की परिभाषाएं क्या है। तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित किया गया है जैसे पारिस्थितिक परिस्थितियां, वस्तुएं, परिस्थितियां जिनके द्वारा किसी को घेर लिया जाता है, पहले में। फिर दूसरे में दिया गया है भौतिक, रासायनिक और जैव कारक, जैसे जलवायु, मिट्टी और जीवित चीजें। ठीक है, ओके। फिर एक जीव या पारिस्थितिक समुदाय पर कार्य कर अंततः इसके रूप और अस्तित्व का निर्धारण करना, किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का समुच्चय। इतनी सारी यहाँ पे परिभाषाएं जो है वो दी गई हैं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण का। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। तो पर्यावरण को हम संक्षिप्त कह सकते हैं कि एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, और चारों तरफ हमारे क्या होती है, जल, वायु, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, नदी, मकान, है ना, ये सब चीजें होती हैं, तो चारों तरफ से हमें घेरे हुए होते, पर्यावरण हो गया। अब जब हम स्वास्थ्य की यहाँ पे बात करते हैं, तो स्वास्थ्य को भी विभिन्न तरीकों से हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य की अब तक कोई सटीक परिभाषा नहीं है, और यही अवधारणा को जटिल बनाते कि स्वास्थ्य क्या है। एक हेल्दी व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक हेल्दी पर्सन क्या, कैसा कहलाएगा, है ना। स्वास्थ्य, हेल्थ हमारा अच्छा है, तो कैसे हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति का हेल्थ हो, तो कैसे उसे हम डिफाइन करेंगे। तो एक चिकित्सक के लिए स्वास्थ्य केवल किसी बीमारी या बीमारी से मुक्त होने के बारे में है, यानी जिस व्यक्ति को कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी रोग ना हो, वो रोग जनित हो, मुक्त हो, वो स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, तो वो स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति को एक बीमारी हो सकती है लेकिन स्वस्थ और खुश महसूस कर सकता है, यह सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति मन पर निर्भर करता है। तो अगर चिकित्सक, डॉक्टर के हिसाब से देखें कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, वो बीमारी मुक्त हो, रोग मुक्त हो, तो वो स्वस्थ है, मतलब कि वो उसका स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, उसे हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है स्वस्थ होने के लिए। स्वस्थ होने के लिए तन के साथ साथ में मन से भी स्वस्थ होना जरूरी होता है, यानी खुशी महसूस करना। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो खुश हो सकता है कि वो बीमार नहीं है, रोग से मुक्त है, कोई भी रोग नहीं है, लेकिन वो खुश भी नहीं है, तो वो स्वास्थ्य के, यानी वो स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब वो डिप्रेशन में है, वो खुश नहीं है, वो किसी उलझन में है, तो वो भी एक तरह से हेल्दी के अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसका हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत तरह की बातें इसमें कही गई हैं।
तो स्वास्थ्य की आधुनिक परिभाषा 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई थी और इसमें अभी तक संशोधन नहीं किया गया है, ठीक है ना। WHO स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति मानता है। जब व्यक्ति समाज में रहते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट एंड फाट है, स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ कहलाएगा, यानी उसका वो स्वास्थ्य कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक होना आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक होना आवश्यक है, तभी वह क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये WHO ने परिभाषा दी थी, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समझ देख लेते हैं। तो स्वतंत्र रूप से दो शब्दों को सीखने के बाद अब हम पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अभी हमने पर्यावरण को सीखा और स्वास्थ्य को सीखा क्या है। तो अब यहाँ पे हम पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अवधारणा को समझ लेते हैं कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है अब, ठीक है ना। अभी हमने दोनों को अलग अलग देखा, अब एक ही वर्ड में ले लेते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य। तो WHO ने मानव स्वास्थ्य और बीमारी को उन पहलुओं को शामिल करते हुए इसे परिभाषित किया कि जो पर्यावरण के कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। यह पर्यावरण के कारकों का आकलन करने और नियंत्रित करने के सिद्धांत और व्यवहार को भी संदर्भित करता है। तो मतलब ये हो गया कि जो पर्यावरण के कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वही पर्यावरणीय स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। ओके, तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य के उन पहलुओं को शामिल किया जाता है जिनमें जीवन की गुणवत्ता शामिल हो, शारीरिक, जैविक, सामाजिक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य जो होता है उसमें मानव स्वास्थ्य के साथ साथ में उन चीजों को भी शामिल किया जाता है जिसमें जीवन की गुणवत्ता शामिल हो, जैसे कि शारीरिक, जैविक और सामाजिक, ठीक है। पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारक भी होते हैं और पर्यावरण में उन कारकों का आकलन, सुधार और रोकथाम के सिद्धांत और व्यवहार को भी संदर्भित करता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम यहाँ नॉर्थ में रह रहे हैं, उत्तर में रह रहे हैं, और अचानक हम उत्तर के एनवायरमेंट से हम बहुत अच्छी तरह परिचित है, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन अचानक हमें यदि साउथ में भेज दिया जाए, ठीक है ना, उत्तर मतलब नॉर्थ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम यूपी में रह रहे हैं, अब अचानक हमें उत्तर में ही कश्मीर की तरफ भेज दिया जाए, हिमाचल शिमला की तरफ भेज दिया जाए, शायद हम लोग के लिए असहनीय होगा और वहां जाके हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि हमें वहां की हैबिट नहीं है, उस टेम्परेचर की, उस इन्वायरमेंट की, उस पर्यावरण की आदत नहीं है, उतनी ठंड की आदत नहीं है जितनी की यहाँ की है, ठीक है ना। इसी तरह से यदि साउथ में भेज दिया जाए तो वहां गर्मी पड़ती है, इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो हमें इतने कपड़ों की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी ठंड में, तो भी हमारा स्वास्थ्य वहां पे थोड़ा सा जो है क्या होगा, डगमगाएगा। तो यही होता है पर्यावरण और स्वास्थ्य का कनेक्शन, ठीक है। ओके, अब जो परिभाषाएं ऊपर दी गई थी वो 3 प्रकार के वातावरण पर केंद्रित है, घर, काम और मनोरंजन के लिए, वे सभी एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर किसी व्यक्ति के जीवित वातावरण में जैविक, रासायनिक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जैसे तनाव स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसमें पहला जैविक आ जाएगा, दूसरा रासायनिक आ जाएगा, तीसरा शारीरिक आ जाएगा, फिर सामाजिक आ जाएगा और मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं इसे, राइट। ओके, चलिए, पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है पढ़ा चुके हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वास्थ्य है, ठीक है ना, और हम पर्यावरण से अलग नहीं है, ये दोनों पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो 100% हम भी अच्छे होंगे। आप देखिए, जहाँ पे कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता, उनके साथ हेल्थ इश्यू रहती है, लंग्स प्रॉब्लम ज्यादा वहां पे लोगों के साथ होती है, दमा वगैरह की बीमारियां उनमें ज्यादा होती है। तो एनवायरनमेंट वहां का कैसा है, क्योंकि कल कारखाने हैं, रासायनिक वहां से रासायनिक जो धुएं वगैरह है वो ज्यादा निकलते हैं, है ना। तो वहां का एनवायरनमेंट और जहां हम एक नॉर्मल जगह में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहां के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है। और बिग सिटी में लोग जो रहते हैं तो पोल्यूशन वहां पे ज्यादा होता है, गाड़ियों से भी धुएं निकलते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है पर्यावरण और स्वास्थ्य का, वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो पर्यावरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव अल्पकालिक, तीव्र, दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं। तीव्र स्थितियों में ठंड या फ्लू, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, ये अपेक्षाकृत कम रहते हैं और अचानक शुरू हो जाते हैं। दिल का दौरा जब ठंड से अचानक ठंड खत्म होने को आती है, थोड़ा सा सरद गर्म सा मौसम हो जाता है और हम लोग थोड़ी सी लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में ये चीजें होती हैं। दूसरी ओर लंबी अवधि में पुरानी स्थितियां विकसित होती हैं फिर बिगड़ती हैं, ठीक है।
सॉरी, जैसे लंबी अवधि वाला कम के लिए हो गया, ठंड, फ्लू, फूड पॉइजनिंग, ये चीजें जो होती है कम टाइम के लिए होती हैं, है ना। लेकिन जो लंबी अवधि के लिए हो जाती है, जैसे अस्थमा, कैंसर, मधुमेह, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार अगर हो जाती हैं तो फिर ये खत्म नहीं होती हैं, फिर या तो इंसान इनके साथ में खत्म होता है तभी वो हमारे शरीर से जाती हैं। तो कोई व्यक्ति जो धूम्रपान न करने वाला हो और दैनिक आधार पर वायु प्रदूषण के संपर्क में लगातार आ सकता है, क्योंकि वह किसी कारखाने या ट्रैफिक जंक्शन के पास रहता है। देखिए, जो अभी मैं जस्ट आपको बता रही थी, उससे पुरानी सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, अस्थमा वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। तो इन बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार है? पर्यावरण, क्योंकि एकमात्र पर्यावरणीय कारक नहीं है, लेकिन पर्यावरण की वजह से वो बीमार हो रहा है, लेकिन हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। घरेलू प्रदूषण, आवास की स्थिति, रहने की स्थिति, जीवन शैली, आहार, अनुवांशिकी से कई अन्य कारक भी हो सकते हैं उसको प्रभावित करने के, ठीक है। ओके, बीमारियों का वैश्विक बोझ, वैश्विक का मतलब होता है विश्व को लेकर चलना। जब कोई बीमारी किसी देश विशेष में ना रहे बल्कि विश्व तक हो जाए, उसका निराकरण किया जाए, जैसे कोरोना है तो कोरोना वैश्विक बीमारी है, ठीक है ना। पीलिया है तो सॉरी पोलियो है तो वैश्विक बीमारी है, मलेरिया भी वैश्विक बीमारी की तरह बन गया है। तो कुछ ऐसी कैंसर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वैश्विक बीमारियां होती है, सभी देशों में होती ही होती हैं, ठीक है। सॉरी, स्वास्थ्य के निर्धारक देख लेते हैं, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और भौतिक में, भौतिक की अगर बात की जाए फिजिकल में, तो हवा, पानी, मिट्टी, भोजन की उपलब्धता, प्रदूषण, शोर आदि जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। जबकि समाज में, सामाजिक में देखा जाए, अब सामाजिक कारक बार बार हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य, देखभाल, सुविधाएं, शिक्षा, नस्ल, आय आदि शामिल हो जाते हैं सामाजिक में, ठीक है ना। शारीरिक में कोई बीमारी हो जाए, अपंगता हो गई, सुनाई न देना, दिखाई न देना, इस तरह के, है ना, लकवे वगैरह मार देना, ये शारीरिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और व्यक्ति के स्तर पर व्यवहार और अनुवांशिकी शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य के निर्धारक कारक हैं। हमारे भौतिक वातावरण में रसायन, विषाक्त पदार्थ, विकिरण, सूक्ष्म जीवों और पौधों, कीटनाशकों और बाहरी धातुओं के कारण होने वाले रोग जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल जैविक खेती पर इसीलिए जोर दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि पेड़ पौधों पे कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका रीजन दो होते हैं। एक तो ये रीजन होता है कि पेड़ पौधे जो उसमें फल लगते हैं वो भी सही नहीं होते, जो उसे खाता है वो तो बीमार पड़ता ही पड़ता है, साथ में जो उसका छिड़काव करता है, जो डालता है, वो भी उससे जो है पॉइजनिंग होती है उससे, तो उसको भी दम घुटने या उसकी जान जाने का खतरा रहता है, ठीक है ना। हवा से संबंधित ये पर्यावरणीय पदार्थ फेफड़े को प्रभावित करते हैं, भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। पानी और मिट्टी संबंधित पदार्थ पाचन तंत्र, त्वचा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हवा संबंधित जितने भी मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, और पानी और मिट्टी संबंधित जो होते हैं वो भी पाचन तंत्र को और हमारी स्किन को जो प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी होती है धूप से, पानी से, मिट्टी वगैरह से, ठीक है ना। तो ये सभी कृषि, परिवहन और औद्योगिकरण की मानवीय गतिविधियों द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यकृत, मूत्राशय, फेफड़े के कैंसर हैं, अस्थमा और श्वसन रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग, पार्किंसन रोग, अल्जाइमर रोग, आत्म केंद्रित, जन्म दोष, ये सभी रोग होते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए पर्यावरण की वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फेफड़े का कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। श्वसन रोग हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं, यानी कि जिसे हम न्यूरो बोलते हैं ना, न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाते हैं, न्यूरो संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है। पार्किंसन रोग होता है जिसमें हाथ पैर कप कपाते हुए से नजर आते हैं, व्यक्ति कुछ पकड़ नहीं सकता, अक्षम होता है किसी भी काम को कर सकने में, ठीक है ना। अल्जाइमर रोग भूलने वाली बीमारी होती है, ठीक है ना, आदमी अपनी याददाश्त को भूल जाता है, लोगों को पहचानना बंद कर देता है, तो ऐसे रोग होते हैं। ये सभी जो होते हैं पर्यावरण का, एनवायरमेंट इन चीजों में पड़ता है, लेकिन जनरली हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। हमको लगता है कि नहीं, पर्यावरण नहीं है, इसके दोषी हम खुद ही हैं, ठीक है। हम खुद ही हैं, पर्यावरण है लेकिन उसकी जिम्मेदार भी कौन है, हम ही तो है ना, हम ही तो पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, और कौन बिगाड़ रहा है। हाँ, ये हो गया है जलवायु, खाद्य और भूमि संसाधनों पर जैविक, रासायनिक, भौतिक कारकों के प्रभाव। तो आपको पता है जैविक, रासायनिक, भौतिक कारक क्या होते हैं मानव स्वास्थ्य पर। पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों का प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए, मानव स्वास्थ्य पर पानी की जैविक क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि कोई कल कारखाना है, अब वहां से जो है पानी का बात चल रही है, तो अवशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, ठीक है ना। कल कारखानों से अवशिष्ट पदार्थ, गंदे पानी जो होते हैं, है ना, जो उसमें यूज किए जाते हैं केमिकल्स, उनको एक नाली के माध्यम से कहाँ छोड़ दिया जाता है, किसी बड़े नाले में, या नाले से नदियों में चला जाता है, नदियों से महासागरों में चला जाता है। तो जब नदियों में जाता है तो लोग भी नदियों का पानी पीते हैं, वहां पे मवेशी जो नहाते हैं, पीते हैं, तो वहां पे रहने वाले जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो उसका यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, ये उनके शरीर को हार्मफुल करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो पानी जो होता है इसी की वजह से गंदा होता है, किसके, जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों की वजह से पानी गंदा होता है, ठीक है। महासागरों में जाता है, महासागर में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, इसीलिए इतना खारा पानी महासागर का होता है, क्यों होता है। कारक कारण के अनुसार जल जनित रोगों का वर्गीकरण अब यहाँ पे दे दिया, जैसे भौतिक और रासायनिक प्रदूषक कौन कौन से हो गए, तो मैंने बताया रासायनिक प्रदूषक में कृषि, उद्योग, शहरी विकास जैसे मानवीय गतिविधियों से प्राप्त होते हैं, जैसे डिटर्जेंट, टार, प्लास्टिक, कीटनाशक, प्रकृति में अकार्बनिक नाइट्राइट, फॉस्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड्स, लवण आदि, फ्लोराइड्स और लवण आदि, ठीक है। इन प्रदूषकों में डिटर्जेंट, जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि कल कारखानों से चीजें निकलती है, तेल रिसाव होता है, साबुन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, सभी चीजें, ब्लीचिंग एजेंट वो होते हैं, सभी चीजें जो है क्योंकि विषैले होते हैं और ये जैव रासायनिक कार्बनिक यौगिक में शामिल होते हैं, तो ये निकलते हैं और मानव के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ओके, और अप्रत्यक्ष रूप से जलीय जीव जैसे मछली वगैरह को मानव भोजन के रूप में उपयोग करने पर भी ये प्रभावित करते हैं। तो क्योंकि जीव जंतु वहां, क्योंकि पानी अगर किसी नदी का गंदा है, वहां पे रहने वाला जीव जंतु उसको पिएगा तो वो भी गंदा होगा, वो भी विषैला होगा, फिर उसको अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग भी हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाता है। ओके, ठीक है। फिर जैविक एजेंटों के मोटे तौर पर दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं जैविक को, अभी भौतिक देखा, आप जैविक, जैसे रोगजनक, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, प्रोटोजोआन, कीड़े, हानिकारक जीव में हो गया, शैवाल हो गया, नेमाटोड हो गया, जैविक जल जनित रोग जैसे यहाँ पे संक्रामक एजेंटों के कारण होते हैं, है ना। तो जैसे अब जब हमने गंदा पानी पिया, मान लीजिए हमारे कुएं का ही पानी या नल से ले रहे हैं, गंदा नल में सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, कुएं में भी यही किया जाता है, लेकिन मान लिया गंदा पानी पीते तो क्या होता है, हमें पेट वाली बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे हाथों में, पेटों में हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। और जैविक रोग पैदा करने वाले एजेंट पानी में पनपते हैं जो चिंता का कारण होते हैं, जैसे मच्छर, पानी को कहीं खुला छोड़ दिया जाता है तो मच्छर वहां पे पनपते हैं, फिर तो डेंगू के मच्छर भी हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। जैसे कि पानी में उसके आसपास कीड़ों को ले जाने वाले रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, है ना, ये सभी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। भौतिक में क्या है, तापमान, मैलापन, रंग और जल निकाय में फैले तैरते पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट। अब इतना तो आप कर लेंगे, मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, मुझे इसको बताने की मैं शुरू में जल प्रदूषण भी तो बता के आई हूँ, पानी यानी जल दोनों एक ही चीजें होती हैं। पानी में कीटनाशकों की उपस्थिति मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इससे क्या क्या होता है, कैंसर होता है, मस्तिष्क, गुर्दे, स्तन, प्रोस्टेट, अग्नाशय, सभी इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तंत्रिका संबंधी विकार यानी कि नस संबंधी जो बीमारियां होती है वो जन्म देती हैं। ऊष्मा प्रदूषण के परिणाम स्वरूप अत्यधिक गर्मी उत्पादन होती है जो मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। समुद्री प्रदूषण जो कि तेल रिसाव, अपशिष्ट निपटान के कारण, अपशिष्ट निपटान यानी जो कल कारखाने होते हैं वहां से जो अपशिष्ट निकलता है, कचरा निकलता है, गंदा मल निकलता है वहां से, है ना, सभी चीजें कहाँ जाते हैं, समुद्र में ही तो जाते हैं। परमाणु ऊर्जा, रक्षा उद्योगों उद्देश्यों के उपयोग हेतु जो रेडियोधर्मी कचरे होते हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जस्ट ऊपर अभी बता के आई, वही आपको लिखना है। वायु को भी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, वायु का वही है। देखिए, एक तो सबसे पहला कारण होता है कि सबसे पहला जो कारखाने से निकलने वाली गैस वगैरह होती हैं, रासायनिक होती हैं, इनको आप ले लीजिएगा। दूसरा जो व्हीकल्स चलते हैं, मोटर गाड़ियां चलती हैं, उससे जो ये गैस वगैरह निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड, ये सब ले लीजिएगा, तो ये सब लेके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो हवा में अशुद्धि के कारण होती है, मनुष्यों और जानवरों के श्वसन में प्रॉब्लम होती है, कोयले, गैस, तेल आदि के दहन से निकलता है, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से व्यापार, यातायात, निर्माण प्रक्रिया जो धूल, धुएं, वाष्प और गैस को छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे इतना काफी है, बहुत ज्यादा इसमें तो नहीं पूछेगा,
लेकिन फिर भी एक चीज इसे देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक। ऊपर से ही तो एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि कौन कौन से कारक है भौतिक, जैविक और रासायनिक कारक में। तो भौतिक, जैविक और रासायनिक कारक याद कर लीजिएगा, इनके प्रकार याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है ना। वायु प्रदूषण को 2 बार यहाँ पे समझाया गया है, तो वायु प्रदूषण जरूर थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है तो ये भी देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। स्मॉग क्या है, क्या है यहाँ पे लिखा है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं कि देखिए स्मॉग जो होता है ना, ये वायु प्रदूषण की एक अवस्था होती है, ठीक है। जैसे हम कोहरे से संदर्भित कर सकते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं ना कि उसमें ठंड वगैरह में जो होता है, दिल्ली वगैरह में जनरली न्यूज में आया जाता है, तो हम लोग को लगता है कोहरा है, लेकिन वो कोहरा नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि मिश्र शब्द स्मॉग यानी स्मोग प्लस फॉग से बना हुआ है, ठीक है ना। तो धुएं और कुहासे की मिश्रित अवस्था होती है। धुआं भी उसमें होता है, जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका धुआं होता है, और साथ ही साथ में जो कोहरा होता है वो, तो कोहरा और धुएं जब साथ में एक साथ मिल जाते हैं उसको स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। तो धूल, धुएं और कुहासे का मिश्रण जो शब्द होता है, हिंदी में धुआंसा कहते हैं और इंग्लिश में स्मॉग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट। चलिए खाद्य जनित रोगों के प्रकार देख लेते हैं। खाद्य जनित रोग कौन कौन से, संक्रामक उत्पत्ति के खाद्य जनित रोग होते हैं, ठीक है। खाद्य जनित रोग यानी जो खाद्य पदार्थों से होते हैं। रोग जनक जीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा, ये सभी जो होते हैं खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं, और वो उन खाद्य पदार्थों से स्वाद और सूंघने से में अलग दिखते हैं जो खाने के लिए सुरक्षित है। जैसे नहीं ब्रेड वगैरह रख दीजिए आप, तो क्या होता है उसमें फंगस सी लग जाती है, बैक्टीरिया उनमें लग जाते हैं, फफूंद सी आ जाती है, ठीक है ना। किसी चीज को आप बहुत टाइम के लिए रख दीजिए, सड़ से जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये दूषित पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो कि आप उसको स्मेल भी करोगे तो बहुत अलग तरह की उनकी स्मेल आती है, उनकी गंध आती है, जो कि हम लोग खाते हैं उनसे अलग होती है। तो संक्रमित उत्पत्ति के खाद्य जनित रोग होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे वायरस कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोबियल रोग जनकों में से एक है जो खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, और इनमें से सल्मोनेला खाद्य जनित बीमारियों का सबसे आम कारण होता है, ठीक है। और वहीं पे भारत में दूध और दूध से बने उत्पाद, पोल्ट्री, समुद्र खाद्य पदार्थ और स्ट्रीट फूड संक्रमण के प्रमुख कारण होते हैं। जनरली हम लोग स्ट्रीट फूड लाइक भी करते हैं, खाते भी है, और फिर खा के आने के बाद अगर आप 2-3 दिन स्ट्रीट फूड खा लीजिए ना, तो फिर देखिएगा पेट का क्या हाल होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो पहली बार ही हजम नहीं होता है, तो ये मेन रीजन होते हैं। और निपा वायरस संक्रमण के मामले दूषित भोजन के माध्यम से सीधे सीधे लोगों के बीच में प्रेषित किए जा सकते हैं। सुअर जैसे जानवरों में भी ये गंभीर वायरस बीमारी के कारण बन सकता है। इस सुअर का नाम याद आती, कोरोना आ गया। सांप, सुअर और क्या बोलते हैं, चमगादड़ चीन में बहुत खाए जाते हैं, सूप पिया जाता है इनका बना के सांप का, और उसका नतीजा कोरोना था, ठीक है। चलिए अब रासायनिक क्या होते हैं, तो रासायनिक में जैसे पारा, सीसा और कैडमियम खाद्य श्रृंखला में खाने की चीजों में यदि आ जाते हैं तो वो हमारे शरीर को हार्म करते हैं। सीसा के केस से याद आया, आप लिख सकते हैं, मैगी का उदाहरण आप दे सकते हैं। जो मैगी नूडल्स है उसमें बैन लगा दिया गया था बीच में नेस्ले की, उसका रीजन है कि उसमें सीसा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। इससे आपके पारा तो खा लेने के बाद इंसान जिंदा ही नहीं रहता, मर जाता है, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने मृदा पुनः पूर्ति और खाद के उपयोग के लिए पारंपरिक कृषि पद्धतियों की जगह लेने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों को व्यापक, यानी कि यहाँ पर जैविक खेती पर ज्यादा जोर दिया गया कि जैविक खेती की जाए, ना कि यहाँ पर रसायन का उपयोग किया जाए। किस में किया जाए, खाद्य पदार्थों में, ठीक है ना। ओके, मिलावट भी होती है, मिलावट से भी खाद्य सामग्री में जैसे देखिए मिर्च वगैरह होती है, रेड कलर की होती है, लेकिन हमें लगता है पर ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, कुछ चीजें मिली होती हैं, हल्दी में भी चीजें मिली हुई होती हैं, है ना। और सब्जियां जो होती है, सब्जियों में रसायन होते हैं। लौकी देखिए कितनी हरी दिखती है, कितनी ताजी दिखती है, लेकिन जब अंदर काटो तो कभी कभी बेकार निकल जाती है। तो उनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको बड़ा करने के, जल्दी से बड़ी हो ताकि हमें पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया जाता है। उनको हरा रखा जाता है, कितना प्यारा दिखता है, लेकिन वो रियल में ऐसी नहीं होती है, ठीक है ना। तो सब्जियों में, अन्य सब्जियों को हरा दिखने के लिए कलर भी उनमें मिलाया जाता है। तो सभी चीजें बेसिक सी चीजें हैं, है ना। आप उन्हें लिख दीजिए, जैसे मटर और अन्य हरी सब्जियों में हरा रंग मिला दिया जाता है, और इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि अगर हम उन्हें 30 से 40 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। कई फलों और सब्जियों को तेजी से वृद्धि के लिए जैसे यूरिया इनमें यूज किया जाता है, रसायनों का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो हमारे यकृत और गुर्दे के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओके, ठीक है ना, और जिसने हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश किया है, राइट।
तो आप जैसे डिटर्जेंट, विदेशी प्रोटीन, चीनी के साथ दूध और दूध से बने उत्पादन, दूध में भी मिलावट होती है, दूध में भी आजकल तो पानी मिलाओ सही भी रहता है, लेकिन डिटर्जेंट वगैरह मिलाए जाते हैं दूध में, बताइए आप कुछ सोचिए ना, तो कितना नुकसानदायक है। इमली के बीज, कासनी पाउडर के साथ कॉफी पाउडर और डाई के साथ चाय की पत्ती, जिम्सम भारत में ये सभी चीजें होती हैं जो यूज की जाती है, मिलावट की जाती है, तो ये आपका आ जाता है किसके अंतर्गत, रासायनिक के अंतर्गत, ठीक है ना, लिख लेंगे ना। ओके, चलिए इतना काफी है इसमें, अब इसमें नहीं लगता कि कुछ और ज्यादा होगा, ठीक है। भूमि प्रदूषण के प्रकार में औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट आ जाएगा। जो उद्योग लगे होते हैं, कल खाने लगे होते हैं, शहर का जो कचरा माल इनका होता है वो कहाँ निकल के जाता है, पानी में ही तो जाता है ना, या वैसे ही पड़ा रहता है जमीन में। वहां की जमीन देखिए कितनी बेकार सी हो जाती है, आप वहां पे जाए तो आपकी एलर्जी सी हो जाएगी। फिर कृषि अपशिष्ट होता है, जो खेती किसानी की जाती है, बड़े बड़े उसमें फॉर्म में किए जाते हैं, तो वहां का सब पदार्थ कहाँ जाता है, क्योंकि वहां पे कीटनाशक का यूज किया जाता है, तो वो सब कहाँ बह के जाएगा, जमीन पे ही तो रहेगा ना। रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी होता है, और साथ ही साथ में जैविक कचरा भी हो सकता है, तो सभी भूमि प्रदूषण के प्रकार है, ठीक है ना। ओके, रेडियोधर्मी अपशिष्ट जैसे प्रयोगशाला, उद्योग, परमाणु विस्फोट वगैरह होते हैं, जो इस समय रूस यूक्रेन में हो रहा है, ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट ही उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए। तो चलिए जनसंख्या स्वास्थ्य और पारिस्थितिक मॉडल देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनसंख्या स्वास्थ्य का पारिस्थितिकी मॉडल, ठीक है। तो जनसंख्या स्वास्थ्य के पारिस्थितिकी मॉडल को सामाजिक पारिस्थितिकी मॉडल भी कहा जाता है, और स्वास्थ्य के पारिस्थितिकी मॉडल की उत्पत्ति मनोविज्ञान और मानव विकास के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के मध्य में लेविन, वार्कर और ब्रोफेन बेनर ने की, ठीक है। और अन्य लोगों ने भी, जिन्होंने व्यक्ति और व्यक्ति के परस्पर क्रिया के संदर्भ में व्यवहार को समझना शुरू किया, उन लोगों ने की। तो हो सकता है कि लेविन जनसंख्या का पारिस्थितिक मॉडल दे दिया जाए या बार्कर का नाम दे दिया जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट। चलिए तो देखिए इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर यह कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, महामारी विज्ञान और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य द्वारा लिया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने पारिस्थितिक मॉडल को स्वास्थ्य के एक मॉडल के रूप में परिभाषित किया, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारकों के बीच संबंधों और जुड़ावों पर जोर देता है, ठीक है। ओके, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो ये देखिए यहाँ पर है स्वास्थ्य के निर्धारक, ये पीडीएफ ब्लर है, समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक पॉलिसी होगी, कम्युनिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, और इंटरपर्सनल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ डाला, इंडिविजुअल हो गया, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, ठीक है। आई थिंक सब आज के लिए इतना काफी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और पढ़ाने की। स्वास्थ्य मिशन तो पिछली बार भी हमने आपको ये पढ़ाया है, एनआरएचएम, एचयू, एनयूएचएम, ये सभी हमने पिछले वाले यूनिट 2 में भी पढ़ा है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर नीतियां कौन कौन सी थी तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वही है जो हमने ऊपर आपको बताया, उससे संबंधित ही है, ठीक है। तो सारांश भी देखिए आ गया, मतलब यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, पर्यावरणीय स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य के उन पहलुओं को शामिल किया जाता है जिनमें जीवन की गुणवत्ता शामिल हो, जो पर्यावरण में भौतिक, जैविक, सामाजिक और मानसिक सामाजिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, और यह पर्यावरण में उन कारकों का आकलन, सुधार और रोकथाम के सिद्धांत अभ्यास को संदर्भित करता है, ठीक है। फिर 4 से 5 वर्षों में दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ खतरा है, विशेष रूप से अक्टूबर के अंत में, नवंबर के महीने में दौरान, दिवाली के त्योहार के दौरान ये चीजें देखने को मिलती है, पटाखे वटाखे, स्मोक जिसको हम कह रहे थे, ठीक है ना। ओके, राइट। चलिए, पारिस्थितिक मॉडल उन सामाजिक और भौतिक वातावरण के महत्व पर जोर देता है, जो रोग और बीमारियों के पैटर्न के साथ साथ पूरे जीवन चक्र पर उनसे हमारी प्रवृत्तियों को दृढ़ता से आकार देते हैं। पारिस्थितिक मॉडल का डिफिनेशन हो गया। तो चलिए फिर यूनिट 4 ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रोगों का महामारी विज्ञान, ठीक है ना। इसमें भी वही है, देखिए क्या है, पारिस्थितिकी अध्ययन, केस कंट्रोल स्टडी, कोहार्ट अध्ययन, यादृच्छ नियंत्रण, फील्ड ट्रायल, सब वही है जो हम देख चुके हैं। फिर भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज ले लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।